ठीक है, तो स्टेप 7 आता है आपका चेक फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम एरिया ऑफ स्टील। ठीक है, चेक फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम एरिया ऑफ स्टील। तो हमें पता है कि क्लॉज जो है आपका 26.5.1.1 इसके अकॉर्डिंग आपका जो मिनिमम एरिया ऑफ स्टील है वो कितना होना चाहिए। आपको मैंने कल भी बताया था क्लॉज एरिया ऑफ स्टील, तो ये होना चाहिए AST इज इक्वल टू 0.85 स्मॉल b स्मॉल d अपॉन Fy। ठीक है, स्मॉल b क्या है, विड्थ है, d क्या है, इफेक्टिव डेप्थ है। ठीक है, तो मिनिमम एरिया इससे तो ज्यादा ही होना चाहिए, ये है मिनिमम, मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए। और मैक्सिमम क्या है, और मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील कितना होना चाहिए 0.04 बी कैपिटल डी, मतलब 4% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो 4%। और तो आपने जो एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड निकाला दैट शुड लाइज बिटवीन दीज टू वैल्यूज, मिनिमम से ज्यादा होना चाहिए और मैक्सिमम से कम होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका ये चेक जो है क्लियर हो जाता है देन आप फर्दर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो आपका एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड must lie between A and B. And this area of steel is tensile area of steel. So हमने ये देखा था कि मिनिमम एरिया ऑफ स्टील होता है एक, और एक मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील होता है। इसके बीच में ही आपने जो एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड है दैट शुड लाई बिटवीन दीज टू वैल्यूज, और ये आपको जो वैल्यू है ये आपको वैल्यू मिल जाएगी, इन दो चीज़ों की वैल्यू मिल जाएगी आपको IS कोड में, और क्लॉज मिलेगी आपको एज पर क्लॉज 26.5.1.1। ओके, तो इस क्लॉज में आप देख सकते हैं कि मिनिमम एरिया ऑफ स्टील जो है वो आपका 0.5 टाइम्स BD। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो D है दिस इज इफेक्टिव डेप्थ, एंड मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 4% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया, तो 4/100 इंटू B विड्थ और D ओवरऑल डेप्थ, तो इसमें जो डेप्थ आती है ये ओवरऑल डेप्थ आती है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे गलती हो सकती है आपसे। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे हम स्टेप नंबर 7 के बाद स्टेप नंबर 8 पे। स्टेप नंबर 8 में आता है आपका, अब देखो हमने ओवरऑल डिवाइड किया था स्टेप्स को, आपके स्टेप्स डिवाइड हैं, ये देखिए आपको ओवरऑल डायमेंशन निकालने, ये काम हो गया हमारा। एरिया ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट निकाला, AST हो गया। अब जो ब्रॉडली क्लासिफाइड स्टेप है वो है चेक लगाने बीम में। अब डिफरेंट टाइप के चेक लगाएंगे हम, और ये देखेंगे कि हमारी बीम जो है फेल तो नहीं कर रही है कहीं शियर में, डिफ्लेक्शन में। ठीक है, तो पहला चेक जो इसमें लगता है वो आता है आपका चेक फॉर शियर। ओके, तो चेक फॉर शियर, शियर डिजाइन हम पहले ही कर चुके हैं, तो उसमें हमने किया था शियर डिजाइन में हमने देखा था कि शियर किस तरह से डिजाइन होता है, और एक चीज ये भी देखी थी हमने कि शियर जो मैक्सिमम होता है वो कहाँ पे होता है, आपका स्पोर्ट्स पे होता है। ओके, शियर मैक्सिमम जैसे हम अगर मैं ड्रॉ करूं सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, अगर मैं शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करूं तो आपका इस तरह से रहता है, अगर उस पर सेंटर में पॉइंट लोड लगा हो इस तरह से रहता है, तो आपका मैक्सिमम शियर फोर्स जो आती है वो एंड सपोर्ट्स पे आती है।
मैक्सिमम शेयर फोर्स कहाँ आएगी आपकी, एंड स्पोर्ट्स पे आएगी। ठीक है, तो एंड स्पोर्ट्स पे आती है मैक्सिमम शेयर फोर्स। तो ये शेयर फोर्स हम कैलकुलेट करते हैं और उसके बेसिस पे ही हम फिर शेयर रेनफोर्स जो है वो डिजाइन करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने एक और चीज की थी, मैंने आपको बताया था क्रिटिकल सेक्शन निकाला था। ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन के अकॉर्डिंग भी आप डिजाइन कर सकते हो। ये यहाँ जैसे क्रिटिकल सेक्शन लाई करेगा। चलो जैसे हम आगे करेंगे मैं आपको इस चीज़ के बारे में भी बताऊंगा। पहले ये देखते हैं कि शेयर को किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। हम शेयर डिज़ाइन पहले पढ़ चुके हैं। इवन देन ये स्टेप आता है इसमें शेयर चेक का। तो पहले तो हम जो हमने शेयर डिज़ाइन किया था, पहले तो हमने क्या करना है, शेयर डिज़ाइन, शेयर इन्फोर्समेंट डिज़ाइन करनी है। तो क्या करना है, पहले फर्स्ट स्टेप आता है इसमें, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टाउ वी, टाउ सी एंड टाउ सी मैक्स। तो कैलकुलेट द वैल्यू of tau v, tau c and tau c max। ठीक है, अब ये वैल्यूज हमने देख ली, ये फाइंड आउट कर ली, 3 वैल्यूज कर ली, इनको कंपेयर करेंगे हम। तो टाउ सी मैक्स की वैल्यू जो होती है वो हम एक टेबल से देखते हैं। ठीक है, आपको एक टेबल दिया है जिसमें टाउ सी मैक्स की वैल्यू है ग्रेड के अकॉर्डिंग, और टाउ वी जो निकालेंगे हम, टाउ वी नॉमिनल शेयर, वो कहाँ से निकलेगा, वी यू, जो फैक्टर्ड लोड होगा आपके पास डिवाइडेड बाय बी इंटू डी, ये करते थे। तो ये नॉमिनल शेयर निकाला, इसके यूनिट्स होंगे न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। इसमें चेक फॉर शेयर में अगर हम थोड़ा आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो एज पर क्लॉज 26.5.1.1 जिससे हम मिनिमम और मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील निकालते हैं, ये आप कोड में देख सकते हैं, ये इस तरह से है यहाँ पे। ठीक है, तो ये है आपका ए एस जो है मिनिमम एरिया, मिनिमम एरिया ए एस अपॉन बी डी इज इक्वल टू 0.85 अपॉन एफ वाई। तो ए एस यहाँ से निकलेगा 0.85 बी डी अपॉन एफ वाई, इसमें जो डी होगा वो स्मॉल होगा। और मैक्सिमम एरिया के लिए मैक्सिमम रेनफोर्समेंट, मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट शैल नॉट एक्सीड 0.04 बी कैपिटल डी। तो मैंने आपको जो यहाँ बताया कि इसमें जो डी होता है वो कैपिटल होता है, इसमें जो डी होता है वो स्मॉल होता है। इफेक्टिव डेप्थ एंड ओवरऑल डेप्थ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चेक फॉर शेयर रेनफोर्समेंट, चेक फॉर शेयर के लिए तो हमने टाउ सी, टाउ वी और टाउ सी मैक्स निकालना है। ठीक है, टाउ सी, टाउ वी और टाउ सी मैक्स। टाउ वी जो है आपका नॉमिनल शेयर है जो आपकी बीम के ऊपर आ रहा है। टाउ वी है जो शेयर इन कंक्रीट, कितना आपका जो कंक्रीट है वो शेयर लगेगा। और टाउ सी मैक्स जो है वो कितना परमिसिबल है उसके लिए, कितना ले सकता है। ये क्लॉज 40.3 और 40.1 ये दोनों स्पेसिफाई करते हैं। अब ये देखिए यहाँ से जो मैक्सिमम है टाउ सी मैक्स है उसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी। ये ग्रेड और ग्रेड के अकॉर्डिंग होगी, जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट होगा उसके अकॉर्डिंग। M15 के लिए 2.5, M20 के लिए 2.8, M25 के लिए 3.1 एंड सो ऑन, इस तरह से होगा। अब अगर मैं बात करूँ टाउ सी की, तो टाउ सी, ये टाउ सी की वैल्यू है, ये टाउ सी है यहाँ पे। टाउ सी की वैल्यू जो है वो एक ग्रेड ऑफ कंक्रीट के ऊपर डिपेंड है और एरिया ऑफ स्टील के ऊपर। तो एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ स्टील निकालेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील से, फिर वो परसेंटेज यहाँ पे हमने चेक करना है कितनी जा रही है। ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग आपका ग्रेड कौन सा है। जैसे M20 है और 1% आ गया, तो M20 एंड 1%, टाउ सी की वैल्यू होगी आपकी 0.62। तो इस तरह से हम टाउ सी की वैल्यू देखते हैं। तो टाउ सी मैक्स और टाउ वी जो हो गया वो आपका कितना बीम के ऊपर शेयर आ रहा है, उसका फॉर्मूला होगा वी यू अपॉन बी डी। वी यू है शेयर कमिंग ऑन द बीम एंड बी एंड डी इज विड्थ एंड इफेक्टिव डेप्थ। तो इस तरह से हम ये कैलकुलेट करेंगे और फिर उसको हमने कंपेयर करना है। तो ये कंपेयर करेंगे हम टाउ सी, टाउ वी और टाउ सी मैक्स को कंपेयर करेंगे।
टाउ सी मैक्स से आपकी कोई भी वैल्यू एक्सीड नहीं करनी चाहिए, ना टाउ वी ना टाउ सी। अगर कर रही है देन योर बीम शुड बी रीडिज़ाइन। वेल हम केस लेते हैं जिसमें टाउ सी मैक्स से वैल्यूज़ आपकी दोनों वैल्यूज़ जो एक्सीड नहीं करती हैं, छोटी है, तो टाउ वी इज़ लेस देन टाउ सी एंड दीज आर लेस देन टाउ सी मैक्स। पहली कंडीशन। जब आपका शेयर जितना बीम के ऊपर आ रहा है यानी नॉमिनल शेयर टाउ वी वो कम होगा शेयर इन कंक्रीट, जितना आपका कंक्रीट अलोन शेयर ले सकता है, तो उसकी वैल्यू से कम होगा, तो आपका कोई शेयर इन्फोर्समेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस केस में क्या होगा कि आपको रिंग्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी जस्ट टू सपोर्ट द रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो ये जो रेनफोर्समेंट है, लॉन्गिट्यूडनल बार्स हैं, इनको सपोर्ट करने के लिए जस्ट आपको रिंग्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसमें आपको कितनी स्पेसिंग रखनी पड़ेगी। तो जो स्पेसिंग होगी उस केस में उसको बोलेंगे नॉमिनल स्पेसिंग बिटवीन द रिंग्स। अब बात करते हैं जब टाउ सी लेस हो जाए टाउ वी से। कहने का मतलब कि जितना शेयर आ रहा है वो ज़्यादा हो जाए कंक्रीट की परमिसिबल, नॉट परमिसिबल, कंक्रीट कितना ले सकता है अभी उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, मतलब जो आपकी बीम की डायमेंशंस हैं उसके अकॉर्डिंग कंक्रीट कितना शेयर ले सकता है वो ये है। वो कम होगा अगर आने वाले शेयर ऊपर नॉमिनल शेयर से, तो उस केस में हमें शेयर रेनफोर्समेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और उनके बीच में स्पेसिंग जो होगी वो निकालेंगे हम। तो एक तो जब हमने कोई स्पेसिंग नहीं चाहिए तो ए एस वी यहाँ से निकलेगा, और जब हम शेयर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे तो उसके लिए फार्मूला जो है वो ये वाला फार्मूला 0.87 एफ वाई ए एस वी डी अपॉन वी यू एस, ये फार्मूला आपको इधर मिल जाएगा। ये वर्टिकल स्टिरप्स के लिए वी यू एस इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई ए एस वी अपॉन डी अपॉन एस वी। एस वी स्टैंड्स फॉर स्पेसिंग, और जो इंक्लाइंड स्टिरप्स होंगे उसमें यहाँ साइन अल्फा प्लस कॉज अल्फा आएगा। और ये तो इस केस में क्या होगा 0.87 एफ वाई ए एस वी अपॉन डी अपॉन वी यू एस, दैट इज स्पेसिंग। तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एस वी इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई ए एस वी इंटू डी अपॉन वी यू एस। वी यू एस क्या होगा, शेयर जिसके लिए हम डिज़ाइन करेंगे आपकी वर्टिकल स्टिरप्स। वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा ओवरऑल शेयर जो आ रहा है आपका बीम के ऊपर माइनस कंक्रीट आपका कितना शेयर फोर्स अब्जॉर्ब करेगा, तो वो कितना करेगा टाउ सी इंटू बी इंटू टी। तो ये जो बची हुई क्वांटिटी है इसके लिए हमें शेयर स्टिरप्स डिज़ाइन करनी पड़ेगी, तो वही वैल्यू जो है हम वी यू एस में पुट करेंगे और एस वी की वैल्यू निकालेंगे, स्पेसिंग की वैल्यू निकालेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे, स्पेसिंग निकालेंगे, तो ये क्लियर हो जाएगा हमारा। तो अब ये जो स्पेसिंग आएगी इनमें से हमने कंपेयर करना है 300 mm 0.75 डी, और जो हमने फार्मूला यूज़ किया है ये वाला 0.87 एफ वाई ए एस वी, यहाँ से जो स्पेसिंग निकाली है इन तीन वैल्यू में से मिनिमम स्पेसिंग हम लेंगे। वो स्पेसिंग जो होगी वो आपकी एक्चुअल स्पेसिंग होगी जो हम लॉन्गिट्यूडनल बार्स के बीच में यूज़ करेंगे। क्या नेक्स्ट चलते हैं। आपका नेक्स्ट आता है चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ। तो डेवलपमेंट लेंथ के लिए हम चेक लगाते हैं। सबसे पहले डेवलपमेंट लेंथ निकालनी पड़ेगी हमें।
डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है कि कितना पोर्शन जो है हम इंसर्ट कर रहे हैं आपकी सपोर्ट में, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट लेंथ, ओवरऑल लेंथ जो है। तो वो निकालेंगे, उसके लिए आपका फॉर्मूला जो है वो ये क्लॉज 26.2.1 डेवलपमेंट लेंथ। यहाँ से आप ये फॉर्मूला देख सकते हैं, एल डी इज इक्वल टू 5 इंटू सिग्मा एस अपॉन 4 टाउ बी टी। सिग्मा एस क्या है आपके पास, shear stress, nominal stress in bar, सॉरी सिग्मा एस है आपके पास स्ट्रेस इन बार एट द सेक्शन, और टाउ बी डी है आपके पास डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस। अब इसकी वैल्यू जो है आपको यहाँ पे दी है 26.2.1.1, ये देखिए ये डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस दिया है। तो ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट के अकॉर्डिंग होता है। तो M35 के लिए 1.7, M30 के लिए 1.5, 25 के लिए 1.4, 20 के लिए 1.2। ठीक है, तो इस तरह से हम डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस निकालेंगे, उसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे। यहाँ पे हम शेयर स्ट्रेस, यहाँ पे शेयर स्ट्रेस आपका स्ट्रेस होगा जो बार में उस सेक्शन में, वो डालेंगे। तो एल डी की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस कितना होगा उस सेक्शन पे 0.87 इंटू एफ वाई, यही होगा। तो ये वैल्यू पुट करेंगे स्ट्रेस की जगह, ये यहाँ पे सिग्मा एस लिखा है ऐसे, ये क्या होगा 0.87 एफ वाई इंटू 5/4 टाउ बी डी। इसको कंपेयर करेंगे हम एक इक्वेशन से, ये जो आपकी डेवलपमेंट लेंथ है दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 1.3 m1/v प्लस एल नॉट। ये इक्वेशन अगर आपकी सेटिस्फाई हो जाती है तो हम बोलते हैं कि आपकी डेवलपमेंट लेंथ जो है वो सूटेबल है। ठीक है, और ये चीज़ कहाँ से आती है हमारे पास, ये भी कोड में आपकी मेंशन्ड है। तो कोड में आप ये देख सकते हैं, ये पेज नंबर 44 क्लॉज 2.26.2.3.3। तो इसमें एक इक्वेशन दी है m/v प्लस एल नॉट, वेयर m1 स्टैंड्स फॉर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सेक्शन। Let me zoom in. Moment of resistance of the section, measuring all reinforcement at the section to be stressed to FT. तो M है आपका moment of resistance, V है आपका shear force at the section, ओके, और L नॉट है आपका sum of anchorage beyond the center of support and the equivalent anchorage value at any hook mechanical anchorage at simply support। तो ये दो वैल्यूज़ हम कंसीडर करते हैं एल नॉट की। मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले सकते हैं हम, या तो इफेक्टिव डेप्थ और 12/5 विच एवर इज ग्रेटर, ये लिमिटिंग वैल्यू होती है इसकी। ठीक है, तो यहाँ से हम ये इक्वेशन बन जाती है फिर और इसमें एक वैल्यू देखेंगे आप, द वैल्यू ऑफ m/v इन द अबव एक्सप्रेशन मे बी इंक्रीज बाय 30% व्हेन द एंड्स ऑफ द reinforcement are confined by compressive reaction। ठीक है, तो साइड से अगर आपकी कंप्रेसिव रिएक्शन लग रही है सपोर्ट पे, तो उस केस में आप क्या करेंगे, वो 30% इंक्रीज हो जाएगा। तो 30% हम इसकी वैल्यू इंक्रीज करेंगे m/v की, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास ये चेंज हो जाएगा 1.3 m1/v प्लस एल नॉट, 30% इंक्रीज करेंगे। तो इसका क्या मतलब है, मे बी इंक्रीज बाय व्हेन द एंड्स ऑफ रेनफोर्समेंट आर कन्फाइंड बाय कंप्रेसिव रिएक्शन। तो एंड्स ऑफ रेनफोर्समेंट, जब जो आपके पास रेनफोर्समेंट है उसके जो एंड है दैट इज कन्फाइंड बाय कंप्रेसिव, यहाँ से कंप्रेशन आ रहा है, मतलब कहने का कि जैसे ये बीम है, तो ये बियरिंग है इसमें दी हुई, तो इधर से एक तरह से ये कंप्रेसिव रिएक्शन लग रही है। तो रेनफोर्समेंट में आपका ये क्या है आपका, इट इज कन्फाइंड बाय कंप्रेसिव रिएक्शन। तो इस केस में हम क्या करते हैं, 30% इंक्रीज करते हैं। तो m/v में 30% इंक्रीज करेंगे, 30% यानी 0.3 m/v ऐड हो जाएगा, तो ये ओवरऑल बन जाता है आपका 1.3 m/v।
So that is why we are using here 1.3 m upon v. आगे चलते हैं। तो ये डेवलपमेंट लेंथ का चेक है, ये हमने लगाना, डेवलपमेंट लेंथ निकालनी है पहले, उसके बाद हमने क्या करना है, डेवलपमेंट लेंथ का चेक लगाना है। इट सेज डेवलपमेंट लेंथ शुड बी लेस देन 1.3 m upon v plus L नॉट, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन shear force प्लस एंकरेज वैल्यू। ठीक है, स्टेप 10 की बात करते हैं। तो इसमें चेक फॉर डिफ्लेक्शन देखते हैं हम। तो इसमें क्या करना है आपको, अब आप ये कोड में चलते हैं। तो यहाँ पे L/D की वैल्यू, ये वैल्यू जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी डिफ्लेक्शन के लिए। तो L/D की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो L/D की वैल्यू हम यहाँ देख सकते हैं, सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 कंसीडर होती है। ठीक है, तो यहाँ कितनी होगी, 20 कंसीडर होगी। अब एक चीज़ हमें और देखनी पड़ेगी, ये क्लॉज देखिए, डिपेंडिंग ऑन द एरिया ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट द वैल्यू ऑफ स्पैन टू डेप्थ रेशियो फर्दर मॉडिफाइड बाय मल्टीप्लाइंग विद द मॉडिफिकेशन फैक्टर। अब क्या है कि एरिया ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट अगर है आपकी और शेप आपकी चेंज है तो मॉडिफिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे भी डिपेंडिंग ऑन द एरिया ऑफ एंड स्ट्रेस ऑफ द स्टील फॉर टेंशन रेनफोर्समेंट द वैल्यू शैल बी मॉडिफाइड बाय मल्टीप्लाइंग विद द मॉडिफिकेशन फैक्टर। तो कहने का मतलब ये जो वैल्यू आई L/D की, ये आपकी सिंपली सपोर्टेड के लिए तो आप ले सकते हैं 20, जनरली ये 20 है, बट आपकी बीम की शेप, आपने कंप्रेशन रेनफोर्समेंट यूज़ की है, ठीक है, इस बेसिस पे आपको इसको मॉडिफिकेशन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो KT, KC और KF, ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये कॉन्स्टेंट्स है, इनकी वैल्यूज निकालेंगे हम, KT, KC और KF की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे KT, KC एंड KF, KC और KF की जो वैल्यू होती है जनरली वो 1 कंसीडर करते हैं, यूनिटी कंसीडर करते हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगा क्यों करते हैं। KC जो है वो मॉडिफिकेशन फैक्टर होता है कंप्रेशन रेनफोर्समेंट के लिए। अब आप ये ग्राफ देखिए, ये कंप्रेशन रेनफोर्समेंट के लिए, ठीक है, तो ये है कि आपका KC, तो KC है की वैल्यू है। तो जो कंप्रेशन रेनफोर्समेंट आपने यूज की नहीं है बीम में, ठीक है, आपकी बीम जो है उसमें आपने मेन रेनफोर्समेंट है, ऊपर एंकर बार्स हैं, कंप्रेशन रेनफोर्समेंट है ही नहीं, तो उस केस में आपकी कंप्रेशन ये जो है ये 0 है। तो अगर मैं इसको देखो 0 है तो 0 पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो मॉडिफिकेशन फैक्टर कितना लेता हूं मैं, KC इक्वल टू 1। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं, रेशियो ऑफ फ्लैंज वेब विड्थ टू फ्लैंज विड्थ। तो इसको बोलते हैं KF। तो रेशियो ऑफ वेब विड्थ टू फ्लैंज विड्थ जो है वो 1 होती है रेक्टेंगुलर बीम्स के लिए। वेब और फ्लैंज उसका सेम होता है, जो आपकी बीम होती है उसका वेब भी सेम होगा, फ्लैंज भी सेम होगा। तो इस केस के लिए इसका जो रेशियो होता है वो 1 हो जाता है। अब जब ये 1 होगा तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो आएगी वो आपकी KF होगी। तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है ये 1 है। तो KC भी 1 हो गया, KF भी 1 हो गया, ये दो वैल्यू हमारे पास 1 होगी। अब बची तीसरी वैल्यू, वो है KT। अब KT की वैल्यू के लिए हमें दो चीज़ें निकालनी पड़ेगी, एक तो परसेंटेज ऑफ स्टील दिस, और दूसरा FS। इसका ग्राफ जो है कोड में आप ये देख सकते हैं, मैं आपको पेज नंबर इसका बता देता हूँ। पेज नंबर है इसका, पेज नंबर 38। तो 38 पेज नंबर पे आप देखो, ये FS निकालना है आपको, ये FS की वैल्यू निकालनी है, और दूसरा आपको
ये एफ एस की वैल्यू और परसेंटेज, जो टेंशन रेनफोर्समेंट है उसकी परसेंटेज निकालनी है। दोनों चीज़ें जब आप निकाल देंगे उसको आपने ट्रेस करना है और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो है आपको मॉडिफिकेशन फैक्टर की वैल्यू निकालनी है। अब एफ एस कैसे निकलता है, यहाँ फॉर्मूला दिया है 0.58 एफ वाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील प्रोवाइडेड, कि आपने जितना प्रोवाइडेड रिक्वायर्ड है अपॉन प्रोवाइडेड, जितना ज़रूरत थी और जितना आपने प्रोवाइड किया है, ठीक है, एक्चुअल और रिक्वायर्ड, ये दो का रेशियो मल्टीप्लाई बाय एफ वाई मल्टीप्लाई बाय 0.58, ये निकल जाएगा आपका एफ एस से। एफ एस आपका आया 145 आ गया, ठीक है। तो आप इस कर्व को देखेंगे, इस कर्व, ये कर्व आ गया आपका एफ एस 145 का। अब आपकी परसेंटेज अगर 1.2% है, से 1.2%, तो आपने ट्रेस करना है, तो ये ट्रेस हुआ और 145 यहाँ, तो ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गया। तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो आप वैल्यू लेंगे मॉडिफिकेशन फैक्टर की, ओके। तो यहाँ से आती है, अब आप सोचेंगे कि यहाँ से अब ये बीच में आ रही वैल्यू ये कैसे लूँगा, तो आपने ये देखना है कि 1.2 है, ये 1.6 है, तो बीच की वैल्यू क्या होगी इसमें, 1.4 होगा, ठीक है। तो अगर ये दोनों के सेंटर में आ रहा है तो ऑब्वियसली ये 1.3 होगा, तो आप फिर उस केस में ये इसकी वैल्यू कितने लेंगे, 1.3, ठीक है। तो इस तरह से आपने KT की वैल्यू लेनी है। तो तीनों वैल्यूज आ गई हमारे पास, KT की वैल्यू आ गई, KC की वैल्यू आ गई, KF की वैल्यू आ गई, तीनों की वैल्यू आ गई, उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना 20 के साथ, तो वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ L/D की आ जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू इतनी हो सकती है आपकी, मैक्सिमम। अब हमने निकालना है प्रोवाइडेड, ये क्या है आपका इफेक्टिव स्पैन, ये क्या है इफेक्टिव डेप्थ, इनका रेशियो निकालना है जो आपने प्रोवाइड किया है बीम में, उसको कंपेयर करना है जो आपने वैल्यू निकाली है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इफेक्टिव स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। अब ये जो आपने वैल्यू निकाली ना, ये अप टू 10 मीटर स्पैन के लिए, ठीक है। तो एक स्पैन आप और बढ़ाएंगे तो ये मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा, जैसे 2 स्पैन हो गए तो मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। खैर हम बात करते हैं ओनली 10 मीटर की अभी। तो L/D आपने प्रोवाइडेड निकाल दिया, मैक्सिमम निकाल दिया, कंपेयर किया, तो आपका कंपैरिजन, ये चेक है ना डिफ्लेक्शन का, तो चेक आपका क्या है कि L/D प्रोवाइडेड जो है आपका वो लेस होना चाहिए L/D मैक्सिमम जो आपने कैलकुलेट किया। अगर ये ठीक आ रहा है देन दिस चेक इज ओके, आपकी बीम जो है वो डिफ्लेक्ट नहीं करेगी, जो बीम इज सेफ फॉर डिफ्लेक्शन। तो ये आपका चेक है डिफ्लेक्शन का। नेक्स्ट आता है साइड फेस रिइंफोर्समेंट, स्टेप नंबर 11। तो इसमें क्या है कि अगर आपकी डेप्थ ऑफ बीम, ये जो डेप्थ है, ये आपकी बीम की डेप्थ अगर 750 से ज़्यादा हो जाती है देन आप साइड फेस रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। और कितना प्रोवाइड करते हैं, 0.1% ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। से क्रॉस सेक्शन एरिया B इंटू डी है, तो उसका 1.1%, 0.1 इंटू P इंटू डी अपॉन 100। अब क्या किया, इसके बाद आपने अज्यूम कर ली कोई सूटेबल बार, जैसे 16 mm की बार आपने अज्यूम कर ली, ठीक है। तो ये टोटल एरिया निकाल दिया AS, उसके बाद एरिया ऑफ 1 बार ये निकाल दिया π/4 इंटू जितने का बार लिया है आपने अज्यूम किया है, तो 5 का स्क्वायर, ये हो गया। अब आपने क्या करना है, ये जो एरिया ऑफ स्टील आया AS आया, इसको डिवाइड करना है एक बार के एरिया से, तो नंबर ऑफ बार्स आ जाएंगे आपके पास। तो आपने निकालने हैं नंबर ऑफ बार्स, तो ये आ गया AS अपॉन एरिया ऑफ 1 बार, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास नंबर ऑफ बार से ये 4 आ जाता है अगर, तो आपने क्या करना है, ये 4 दोनों साइड डिवाइड करना है, 2 इस तरफ लगाने हैं, 2 इस तरफ लगाने हैं। तो इस तरह से आप लगाएंगे साइड फेस रिइंफोर्समेंट। फिर फाइनल स्टेप आता है, फाइनल स्टेप आपका कंक्लूजन है। आपने एक डायग्राम बनाना है जिसमें आपने क्रॉस सेक्शंस बताने हैं, ठीक है, प्लान बताना है और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और क्रॉस सेक्शन बताने हैं, और उसके साथ साथ आपने समरी बतानी है डिज़ाइन की, कि आपने कितनी स्पेसिंग ली, कितने mm के बार्स लिए, बार्स की स्पेसिंग कितनी थी, डेवलपमेंट लेंथ कितनी है, जो भी आपकी डिज़ाइन क्राइटेरिया है वो सारा इसमें मेंशन करेंगे, और देन आपका जो क्वेश्चन है वो ख़त्म होगा डिज़ाइन का। तो ये तो था स्टेप्स
to design singly reinforced beam according to limit state and IS 456 2000.